लेके आ जाएगा। हाँ ये बात सही है, नहा के आया करो। नहा के आओगे तो ठंड कम लगती है, थर्मोडायनेमिक्स काम कर रहा होता है। चलो देखो, हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है, राइट। हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, जिसमें दो चीजें हमने देखी हैं। एक देखा है क्या, प्रेशर, और दूसरा देखा है, राइट, बायनेंसी फोर्स। उसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और देखा है, विच इज एक्सेलरेटेड फ्लूइड। एक्सेलरेटेड फ्लूइड और कुछ नहीं बल्कि एनिलियम का ही क्या है, केस है। अब हम देख रहे हैं जिसमें लिक्विड एक्चुअली क्या होगा, फ्लो होगा। अब हम वो पार्ट देख रहे हैं जिसमें लिक्विड फ्लो होना शुरू होगा। वो पार्ट कहलाएगा क्या, हाइड्रोडायनेमिक्स। और हाइड्रोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो टॉपिक डालना है हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स। और सबसे पहले हमें इसमें देखना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पहले डेफिनेशन लिख लेना है, फिर मैं समझा दूंगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या बोला हुआ है। इसमें लिखना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डेफिनेशन लिखो, इफ अ नॉन विस्कस incompressible fluid, non-viscous incompressible fluid flows through a tube of non-uniform cross-sectional area, flows through a tube of non-uniform cross-sectional area, then its rate of flow remains constant. Then its rate of flow remains constant. अब क्या बोलना चाह रहा है वो समझो। सबसे पहले बोला है नॉन विस्कस। जिस तरह से पहले जो हमने मैकेनिक्स पढ़ा है उसमें सारे हर जगह पे हम क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को जीरो मानते, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह से जब तक फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ नहीं बोला जाएगा, सारे लिक्विड को हम क्या लेके चलेंगे, नॉन विस्कस। हम ये लेके चलेंगे कि लिक्विड के बीच में, लिक्विड्स के लेयर्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा, राइट। विस्कस फोर्स उसी के सिमिलर है जो हमने पहले क्या कहा है, एयर रेजिस्टेंस पढ़ा है, साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है। तो पहली चीज यही मान के चलेंगे कि नॉन विस्कस है। अगला वर्ड लिखा हुआ है इनकंप्रेसिबल, मतलब हम ये भी लेके चल रहे हैं कि लिक्विड जो है इनकंप्रेसिबल है। अगर वो इनकंप्रेसिबल है, इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अगर इस लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते तो हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तो हम यही लेके चल रहे हैं कि भैया डेंसिटी कहीं पे चेंज नहीं हो रही, हर जगह पे डेंसिटी सेम होगा। अब उसके लिए बोला हो कि अगर हमारे पास ऐसा फ्लूइड है और जो एक ट्यूब से फ्लो हो रहा है, और ट्यूब कहने का मतलब है पाइप नॉर्मली, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, अलग अलग है, तो हर जगह पे जो रेट ऑफ फ्लो है वो कांस्टेंट होगा। क्या मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो का, वो हमें देखना है, और क्यों ऐसा होता है वो भी हमें क्या करना है, देखना है। ये दोनों चीजें देखनी है कि रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हुआ और इसके कांस्टेंट होने का क्या मीनिंग हुआ। तो समझते जाना है। लेट्स से हमने बोला कि हमारे पास क्या है, एक इस तरह का ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह पे क्या है, अलग अलग है। तो ये हमने क्या कर लिया, एक ट्यूब मान लिया। ये भी लेके चलना है कि इसका जो मीन हाइट है वो लगभग क्या है, सेम है। ये नहीं लेना है कि इसकी हाइट ज्यादा है या इसकी हाइट कम है, मीन हाइट सबकी सेम लेके चलनी है। इसमें हम हाइट का डिफरेंस नहीं ले रहे। अब हम देख के बता सकते हैं कि भाई यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से मान लिया क्या A1, और यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया क्या A2, राइट। तो A1 और A2 अलग अलग है। अब इसमें बोला हुआ है, इसमें हम ये ले रहे हैं कि मान लो लिक्विड पूरा भरा हुआ है, पर हम इतने पार्ट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट। इतने पार्ट को देख रहे हैं, इतने लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो इसका मास हमने कंसीडर कर लिया कितना, dm, और इसका वॉल्यूम कंसीडर कर लिया कितना, dv। हमने ये मान लिया कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है, वे dv। A1 पे भरा हुआ है, और लेट से ये जो डिस्टेंस है ये मान लिया हमने L1। जब ये लिक्विड यहां पे जाएगा और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही लिक्विड जो इतने डिस्टेंस पे फैला हुआ था, यहां पे जाने से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
पर वॉल्यूम और मास वो तो क्या रहेगा, फिलहाल सेम ही रहेगा। राइट, मास सेम रहेगा, मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। राइट, यही लेके चलेंगे कि भाई जितना मास यहां पे था यहां पे भी एग्जैक्टली उतना ही मास रहेगा। क्लियर है ये? अब हम कह रहे हैं कि जितना मास पर सेकंड इंटर किया उतना ही मास यहां से पर सेकंड क्या होगा, बाहर निकलेगा। ऐसा कुछ हमने सिमिलर पढ़ा हुआ है, अभी मैं रिलेट करवाऊंगा, याद करना। यहां मैं बोल रहा हूं कि जितना मास पर सेकंड इंटर करेगा इधर से दूसरे तरफ से उतना ही मास पर सेकंड बाहर निकलेगा। सवाल आता है सर क्यों मान लें? तो ठीक है, अगर हम ये नहीं मानेंगे तो फिर इसके दो कंडीशन होते हैं कि जितना मास पर सेकंड इंटर कर रहा है उससे या तो ज्यादा निकल रहा है या जितना मास पर सेकंड इंटर कर रहा हो या तो उससे कम निकल रहा है। अब तुम खुद सोचो, अगर पर सेकंड 2 किलोग्राम पानी इंटर कर रहा है और इधर से 3 किलोग्राम पानी पर सेकंड निकलने लगे, मतलब बीच में पानी अपने आप जनरेट हो रहा होगा, जो कि पॉसिबल। इसका तो उल्टा भी सोचोगे कि सर 2 किलोग्राम पानी निकल रहा है, इधर इंटर कर रहा है, 1 kg वाटर पर सेकंड निकल रहा है, मतलब 1 kg पानी पर सेकंड कहीं जा रहा है, या तो कहीं से और लगाओ पर यहां से कोई ट्यूब ओपनिंग नहीं है, इसका मतलब वो गायब हो जा रहा होगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल, इसलिए हमें यह मानना ही पड़ेगा कि जितना मास पर सेकंड इंटर कर रहा है उतना ही मास पर सेकंड दूसरे साइड से निकलेगा। और कितना मास पर सेकंड इंटर कर रहा है या रेट ऑफ फ्लो जो है उसका मतलब होता है करंट। बस पानी बह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर करंट। ऐसा सिमिलर तुमने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। राइट, वहां पे ऐसा सिमिलर हमने पढ़ा हुआ है क्या, किरचॉफ जंक्शन लॉ। बस पानी की जगह पे हम यहां पे क्या यूज करते हैं, चार्ज, कि जितना चार्ज पर सेकंड एक तरफ से इंटर करेगा उतना ही चार्ज पर सेकंड दूसरी तरफ से निकलना ही पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। कि भैया अगर उतना चार्ज नहीं निकला तो या तो उससे कम निकल रहा होगा, मतलब चार्ज अपने आप डिसअपियर हो रहा है, या उससे ज्यादा चार्ज निकल रहा है, मतलब उतना चार्ज अपीयर हो रहा है कि जो कि पॉसिबल, नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। तो ऐसा सिमिलर हमने क्या किया है, पढ़ा हुआ है। और मैंने बोला था वो पैरेलल जो कॉन्सेप्ट थे वो आने लग गए हैं। तो हमने बोला कि देखो ऐसा है कि जितना मास इंटर कर रहा है यहां पे, मतलब dm by dt 1, यहां पे हम लिखेंगे क्या, dm by dt 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब मास को हम चाहे तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम से लिख सकते हैं। तो लेट्स से यहां पे लिख दिया मैंने ρ1 v1, और v क्या है, वॉल्यूम। राइट, ρ1 v1 डिवाइड बाई dt1 इज इक्वल टू ρ2 v2 डिवाइड बाई dt2। अब हमने ये भी बोला हुआ है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले लिखा हुआ है लिक्विड कैसा है, इनकंप्रेसिबल। कैसा है, इनकंप्रेसिबल। तो हमने बोला सिंस लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, वो दब नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो सेम होगा। अगर ऐसा सेम हुआ तो ρ1 और ρ2 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। राइट, यहां पे कायदे से हमको इसको ऐसे लिखना चाहिए, d ऑफ ρ1 एंड d ऑफ ρ2। अब ρ1 और ρ2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमें मिलेगा dv बाई dt1 इज इक्वल टू dv बाई dt2। जितना वॉल्यूम पर सेकंड एक तरफ से इंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड दूसरी तरफ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब यह हुआ कि भाई dv बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और वॉल्यूम पर सेकंड ही कहलाता है क्या, रेट ऑफ फ्लो। ये कहलाता है रेट ऑफ फ्लो। राइट, और अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। राइट, मीटर क्यूब पर सेकंड। इतने लीटर पानी पर सेकंड एक तरफ से इंटर कर रहा है और दूसरी तरफ से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो dv बाई dt ही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फ्लो, जहां पे ये क्या है, वॉल्यूम है। ध्यान रखना, इसलिए मैंने यूनिट लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अभी एक स्टेप हम आगे निकलने वाले हैं। राइट, यहां पे मैं लिख भी दे रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वॉल्यूम को। तो इसके आगे हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे निकल रहे हैं। वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ। तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। राइट, ये भी ट्रू है, मैंने लिखा d बाई dt ऑफ a1 l1 इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ a2 l2। राइट, अब एरिया चेंज नहीं हो रहा है। एरिया को अगर हम बाहर निकालें तो हम लिखेंगे a1 dl1 बाई dt1 इज इक्वल टू a2 dl2 डिवाइड बाई dt2। अब कितने लेंथ का पानी पर सेकेंड जा रहा है वही कहला जाएगा उसकी वेलोसिटी।
भाई इतने लेंथ का पानी पर सेकंड बाहर निकल रहा है, यहां से इतने लेंथ का पानी पर सेकंड बाहर निकल रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं कि लेट से यहां पे पानी की वेलोसिटी थी v1 या लिक्विड की वेलोसिटी थी v1 और यहां पे वेलोसिटी कितनी, v2। ध्यान रखना ऐसे जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम के लिए, और इस तरह से जो लिखा हुआ है ये लिख रहा मैं किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, यहां पे दो v आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किससे, v1 से, और इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, v2 से। तो यही हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, या फिर हम लिख सकते हैं a इंटू v की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि भैया जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम इसको भी क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो का दोनों मतलब होता है dv बाई dt या फिर a इंटू v। ये कैपिटल V है जो वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल v है जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। a इंटू v की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अब तुम इसका क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल एग्जांपल भी देख सकते हो। तुमने देखा होगा कि जब भी मान लो पाइप से पानी बह रहा है वो उस तरह से क्या कर रहा है, बह रहा है। अगर हमें उसको बहुत दूर तक पहुंचाना रहता है, मान लो क्या कर रहे हैं, पानी कहीं पे डाल लो बहुत दूर तक, तो हम जनरली क्या करते हैं, जो फ्रंट होता है उसको दबा देते हैं। उसके दबाने से, कॉन्स्ट्रिक्ट करने से उसका एरिया क्या हो जाता है, जब एरिया कम हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी, अब प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर वहां से वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका रेंज भी बढ़ जाएगा, राइट। उसका रेंज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी पे सीधा सीधा डिपेंड करता है। रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2h/z। वेरी गुड, राइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेंज भी बढ़ता जाएगा, जितना एरिया कम होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा और उसका रेंज भी उतना ही ज्यादा। हम यहां पे क्या कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो ऐसा हुआ कि भाई हमारे पास एक इस तरह का पाइप है और ये आगे जाके क्या हो जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है इस तरह से, राइट, ऐसे। तो यहां से मोटा पाइप है, इधर से आया और इधर से ऐसे जा रहा है। हमने बोला कि लेट से इसका जो एरिया है ये है a1, इस वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना, a2, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या, a3। यहां से लिक्विड गया, इसका वेलोसिटी था v1, लिक्विड का कुछ पार्ट इधर चला गया v2 वेलोसिटी से, कुछ पार्ट इधर चला गया v3 वेलोसिटी से। तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई जो रेट ऑफ फ्लो है वो कांस्टेंट, जितने फ्लो से, जितने रेट से एंटर करेगा उतनी रेट से बाहर निकलेगा। तो हम यहां पे बोलेंगे क्या, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 प्लस a3। अब याद आया कुछ, क्या, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ। जितना, अगर इसको मैं तार बना दूं, वायर बना दूं, तो जितना करंट इधर एंटर करेगा उतनी करंट बाहर निकलेगा। और करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे अबे वहां पे करंट का मतलब किरचॉफ की बात कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है उतनी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बाहर। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पानी की। भैया जितना पानी पर सेकंड एंटर करेगा उतनी पानी पर सेकंड बाहर निकलेगा, और यहां पे हम उसको क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं। तो बिल्कुल पैरेलल कॉन्सेप्ट चलेगा, क्लियर। तो ये भी क्या कर लेना, लिख लेना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लिखो। चलो देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बनते, इसको जनरली हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं बार्नौलीज थ्योरम के साथ या बार्नौलीज प्रिंसिपल के साथ, राइट। तो हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन कौन से फिनोमेना हमें क्या करने देखने। तो सेकंड हमें लिखना है क्या, बार्नौलीज थ्योरम, राइट, बार्नौलीज प्रिंसिपल। मैंने अगेन इसका डेफिनेशन लिख लेना है, फिर समझा दूंगा कि क्या है। लिखना है इसमें, इफ अ नॉन विस्कस incompressible fluid
flows through incompressible fluid flows through a tube of non-uniform cross-sectional area placed at different height then sum of pressure, SUM वाला sum, right? Total sum of pressure, comma, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume is always constant. Right? The sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is always constant. अब क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है समझना है. अगेन कंडीशन वही लिया हुआ है कि हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं वो कैसा है, इनकंप्रेसिबल है, राइट? कंप्रेस नहीं कर सकते, डेंसिटी नहीं उसकी चेंज हो सकती और विस्कोसिटी अवेलेबल नहीं है, किसी भी टाइप का एनर्जी लॉस नहीं ले रहे हैं. फिर बोला हुआ है कि ये एक ऐसे ट्यूब से फ्लो है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, अलग अलग है. हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा तो वहां पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी. साथ ही साथ ये भी बोला हुआ है कि वो ट्यूब क्या है, अलग अलग हाइट पे रखा हुआ है. अगर हाइट अलग अलग है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगी. लेकिन इसमें बोला हुआ है कि भले ये सब अलग हो बट प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. राइट? एक इंक्रीज हो सकता है, दूसरा डिक्रीज हो सकता है, दो इंक्रीज एक डिक्रीज, राइट? एक इंक्रीज दो डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन सम जो होगा वो अल्टीमेटली हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट. अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मीनिंग है वो क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं. तो अगेन पहले समझ लेना है फिर नोट करना है. अब हम जो क्या कर रहे हैं, ट्यूब ले रहे हैं, वो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी ले रहे हैं और अलग अलग हाइट पे भी पुट कर रहे हैं. तो लेट्स से हमने क्या कर दिया, ऐसे ट्यूब ले लिया, राइट? इस तरह से हमने क्या किया, ट्यूब लिया हुआ है. रेफरेंस लाइन हम यहां पे ले रहे हैं ताकि दोनों पॉइंट पे हम पोटेंशियल जी क्या कर पाए, लिख पाए. तो ये हमने ले लिया क्या, रेफरेंस लाइन. क्या मतलब हुआ हमारे रेफरेंस लाइन का, यहां पोटेंशियल जी जीरो लेंगे तो इसकी मीन हाइट हमने ले ली क्या, h1, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया क्या, a1. इसी तरह से इसकी मीन हाइट हमने मान ली कितनी, h2, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया a2. अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं तो इतने पार्ट को हमने मान लिया. लेट्स से इसका मास कितना है, dm, और ये फ्लो रहा है कितने से, v1 से. जब ये यहां पहुंचेगा तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा, मास अभी भी कितना रहेगा, dm, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2. साथ ही साथ दोनों जगह पे प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा. प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा तभी ये यहां से यहां जा रहा है. जो लिक्विड फ्लो होता है वो कहां से कहां फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. तो ये मान लिया हमने कि लेट्स से इसके अंदर का जो प्रेशर या यहां का जो प्रेशर है वो कितना, P1, और यहां पे कितना, P2. अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भैया जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा. एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था वर्क यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी में कि जो भी हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या लाता है, चेंज लाता है. हो सकता है दोनों इंक्रीज हो सकता है एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो जाए, हो सकता है दूसरा इंक्रीज हो जाए पहला डिक्रीज हो जाए, पर वो मैकेनिकल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है. अब वर्क डन लिखने का तरीका होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन हमने क्या किया है, अभी तक सीखा है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. बस इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं लिख सकता हूं A इंटू ds. तो ये हो जाएगा एरिया और ये वाला लेंथ हो जाएगा ds एक तरीके से, और A इंटू ds हो जाएगा dv, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ. तो इस पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया dv से, तो ये हो जाएगा pdv. तो एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेशर का, वर्क डन का, क्या, pdv, जिसको फ्लूइड्स में यूज करते हैं, यहां भी यूज करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जब गैस यूज करेंगे वहां पे भी देखेंगे. तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो भी वर्क डन है, राइट, वर्क डन है, और वर्क डन कौन कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, यही क्या कर रहे हैं, इसको मूव करा रहे हैं, वो इक्वल होगा किसके, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी में दोनों ही यहां पे फैक्टर आ जाएंगे, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल.
अब जो वर्क होगा, सिंस यहां पे प्रेशर P1 है और यहां पे प्रेशर कितना है P2, तो जो प्रेशर नेट प्रेशर हो जाएगा वो जाएगा P1 माइनस P2। सिंस ऐसे फ्लो हो रहा है, हम ये लेके चल रहे हैं कि P1 ज्यादा और P2 कम है, राइट। और यहां का जो इतने वॉल्यूम को ये लेके जा रहा है, ये वॉल्यूम हमने मान लिया dV, तो ये हमने लिख दिया क्या, dV। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जब भी निकालेंगे तो हम हमेशा लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फिर भले वो प्लस आए माइनस आए वो अलग बात है। तो यहां पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाएगा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, dmg, राइट, H2 माइनस dmg H1, तो हम लिखेंगे dmg H2 माइनस H1। इसी तरह से यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ dm v2 स्क्वायर, और यहां पे हाफ dm v1 स्क्वायर, तो चेंज हो जाएगा हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वॉल्यूम जहां पे लिखा और वेलोसिटी जहां पे लिखी हुई। dv को हम क्या कर रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं। अगर हम dv को उधर ले जाएंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड बचेगा P1 माइनस P2, राइट हैंड साइड हो जाएगा dm डिवाइड बाई dv इंटू g H2 माइनस H1 प्लस हाफ dm डिवाइड बाई dv v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब dm बाई dv को रिप्लेस कर दे रहे हैं डेंसिटी से, राइट। लिक्विड की कुछ ना कुछ क्या होगी, डेंसिटी होगी, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया क्या, डेंसिटी से। ये हो गया डेंसिटी और ये भी हो गया क्या, डेंसिटी। जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस 1 वाले टर्म को एक साइड लिख रहे हैं, 2 वाले टर्म को दूसरे साइड लिख रहे हैं। तो यहां से रो जी H2 है और माइनस रो जी H1, तो माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो माइनस वाला था, इधर आएगा तो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। राइट हैंड साइड ले जाए तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहां से सीधा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सम ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया है तब रो आ रहा है। भाई नॉर्मली mgh होता, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दोगे तो रो gh हो जाएगा। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ रो v स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सम ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यही हमारा क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। और तुम मानो या मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मैंने लिख लिया, इस पे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। मेरा एक कंफ्यूजन है, भाई मेरा एक डाउट है, क्या इस रो जी एच को प्रेशर नहीं लिख सकता मैं? प्रेशर लिखा तो है हमने, प्रेशर का फॉर्मूला क्या पड़ा है, रो जी एच। तो क्या मैं क्यों मैं फालतू प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या मैं इसको प्रेशर नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकते। अबे फॉर्मूला में एच लिखा है तो एच का मीनिंग भी तो समझो, समझो इस चीज को। भूल के भी बेटा जस्ट बिकॉज रोजी एच है इसको प्रेशर लिख दे, ऐसा नहीं, समझो इस चीज को। लेट्स से मैंने बोला कि भाई मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, राइट, और कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, एक लिक्विड भर दिया जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो, है ना। मान लो इस पॉइंट की बात करें, मैंने बोला ये पॉइंट नीचे से है एक्स पे और ऊपर से वाई पे, राइट। अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूं तो जब प्रेशर में रो जी एच लिखते हैं तो वो हाइट कहां से लेते हैं, इसके ऊपर। भैया प्रेशर ये नीचे वाला लगाएगा क्या, नहीं। प्रेशर क्या इसके नीचे वाला लिक्विड लगाएगा, नहीं, उसके ऊपर जो लिक्विड भरा हुआ है वो। तो भले फॉर्मूले में रो जी एच है पर वो एच लेते हैं उस पॉइंट के ऊपर कितने हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। तो जब प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखोगे, रो जी वाई। लेकिन अगर इसी पॉइंट में मुझे क्या लिखना पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां भी फॉर्मूला वही है, रो जी एच। बट जब पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं तो कहां से हाइट लेते हैं, नीचे से। तो ये फॉर्मूला, ये क्या आ जाएगा, रो जी एक्स। क्लियर है ये?
तो दोनों में एच का मीनिंग अलग अलग होता है, इसलिए रट मत लिया करो। वो भी याद रखो कि जो फॉर्मूला तुमने देखा उसमें उसका मीनिंग क्या है। प्रेशर में रो जी एच में जो हाइट होती है वो उस पॉइंट के ऊपर कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में या पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट लेते हैं वो लेते हैं रेफरेंस से कितने ऊपर पे वो पॉइंट है। क्लियर है ये? तो जैसे यहां पे प्रेशर लिखना होगा तो रोजी ये वाला लेंगे, पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तो रोजी और ये वाली हाइट लेंगे। क्लियर है ये? तो भूल के इसको नहीं लिख सकते। तो ये यही बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर देख लो, पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वो हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टेंट। मतलब अगर एक वैल्यू इंक्रीज हुई तो बाकी दो या उनमें से कोई एक डिक्रीज होगा। क्लियर है ये? ऐसे नोट करो इसे। देखो इसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि कौन कौन से फिनोमिना, कौन कौन से लॉस, कौन कौन से इफेक्ट, ये सब जो है बर्नौलीज थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट? तो टॉपिक डालना है फिनोमिना, राइट, इफेक्ट्स एंड लॉज एक्सप्लेन्ड बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो हमें देखना है कि बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो किन किन फिनोमेना को क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि अगर किसी ट्यूब में कोई पानी फ्लो हो रहा है, कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उनके प्रेशर को कंपेयर करना है। तो चलो मान लो कि हमारे पास क्या है, एक इस तरह का ट्यूब है। एक ट्यूब क्या है, इस तरह का है। यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या, A2। और यह है लगभग सेम हाइट पे। लगभग सेम हाइट अगर है, इसका मतलब है कि जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड P1 रो GH1 हाफ रो वो लिखेंगे V1 स्क्वायर। तो उसमें दोनों साइड पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर सेम लेवल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर। तो प्रेशर अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपल सा देख सकते हैं, राइट? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब वेलोसिटी ज्यादा। तो यहां पे ऐसा है कि भाई इस तरह का हमारे पास क्या है, एक ट्यूब है, इसके अंदर से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। यहां का प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर मान लिया क्या, P2। हमें बताना है P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है। क्या ज्यादा होगा, P1 या P2? राइट? देख के ऐसा लगता है जैसे क्या ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा, पर समझो इसमें मैं देख के बता सकता हूं कि यार A1 ज्यादा है किससे, इसका मतलब है V1 कम होगा किससे। ऐसा कौन बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल रहा है कि भैया देखो यहां पे एरिया ज्यादा है, मतलब यहां की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा। और अगर ऐसा हुआ तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो P1 होगा वो ज्यादा होगा किससे, P2 से। अब ऐसा कौन बोल रहा है, बर्नौलीज थ्योरम। तो ये वाला पार्ट जो है वो आ रहा है कहां से, बर्नौलीज थ्योरम से। बात आई समझ में? बर्नौलीज थ्योरम बोल रहा है कि भैया अगर वेलोसिटी कम है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम है, मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है यहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। पर सर फीलिंग नहीं आ रही सर, हमको तो ऐसा लग रहा है सर यहां प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? यहां पे प्रेशर ज्यादा। अब समझो, हमने जो यहां पे प्रेशर P1 और P2 लिखा हुआ है वो ट्यूब के अंदर का प्रेशर लिखा हुआ है कि यहां पे प्रेशर क्या होगा और यहां पे प्रेशर क्या होगा, जहां पे एक्चुअली लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में जो प्रेशर आ रहा है, राइट, तुम्हारे दिमाग में जो प्रेशर बन रहा है वो ये बन रहा है कि सर जब यहां पे अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ में ज्यादा चोट यहां पे लगेगी। यही वो कर रहे हो, इमेजिन करो। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। जब मैंने तुमसे पहले बोला कि प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, तुम्हारे दिमाग में सर यहां पे छोटा सा है, बहुत तेजी से पानी निकलेगा, हाथ लगाएंगे तो हाथ में प्रेशर भी ज्यादा होगा। वो अलग प्रेशर है, वो है बिकॉज ऑफ फोर्स। अगर पानी ज्यादा वेलोसिटी से आके टकराएगा तो फोर्स लगेगा, विच इज V/dm/dt। फोर्स को ऐसे भी तो लिखते हैं, वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा तो हाथ में प्रेशर भी। जो बर्नौलीज थ्योरम में प्रेशर लिखा हुआ है
वो यहां का है, वो प्रेशर जिसको क्या करा रहा है, फ्लो करा रहा है। वर्क डन में प्रेशर लिखा था ना, वो है जो लिक्विड को क्या करा रहा है, फ्लो करा रहा है। तो ये प्रेशर और ये प्रेशर जो है वो ये नहीं कि तुम्हारे हाथ में कितना प्रेशर लगेगा, वो है जो अंदर पे प्रेशर है। तो यहां का अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, कम है, तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा अंदर में, ज्यादा। और यहां की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम, और जहां पे वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बार्नौलीज के अकॉर्डिंग। और सिर्फ प्रेशर और वेलोसिटी को बहुत ज्यादा कंपेयर करने के लिए आएगा। और अगर सेम लेवल पे है, कुछ नहीं बोला जाए तो सेम लेवल पे मान के चलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं रहेगा। क्लियर है ये? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल्दीबाजी में हम जरूर क्वेश्चन इतनी देगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, यहां का एरिया ज्यादा है, यहां का एरिया कम, बताओ प्रेशर। क्योंकि उनको पता है आधे ज्यादा लोग वही सोच रहे हैं कि कितने ज्यादा प्रेशर से आके वो कर रहे हैं, पर उसने जो प्रेशर क्या किया सीधा सीधा पूछा हुआ है वो ये कि भैया यहां पे कितना, जितने ज्यादा वेलोसिटी से वो फ्लो होगा, राइट, वहां पे प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। प्रेशर ड्रॉप बोलते हैं हम इसे, राइट। सीधा सा एक्सप्लेनेशन सिंपल है। हार्ट अटैक का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बार्नौलीज थ्योरम है, राइट। हार्ट अटैक को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, बार्नौलीज थ्योरम से। कैसे एक्सप्लेन करेंगे समझो। मान लो ये हमारा क्या है, आर्टरी, वेन, जो भी है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं। लेट्स से ट्यूब है, एक आर्टरी है, राइट। अब आर्टरी में पाइप की तरह बिहेव कर रहा है और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल जब जमा होता है तो यहां पे क्या है, मान लो एक जगह ऐसा है जहां पे पूरा क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। कहीं पे गलत होगा तो बता देना मुझे, पर ज्यादा बायो घुसाने की जरूरत नहीं है ना। लेट्स से यहां पे क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अब अगर कोलेस्ट्रॉल यहां पे डिपॉजिट हो गया है तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। चारों तरफ अगर ये डिपॉजिट हो गया है तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब जनरली ब्लड क्या करते रहता है, फ्लो करते रहता है। यहां पे वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती पर कोई दिक्कत नहीं जाती। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि खतरनाक न्यूज मिल गया या एक्सरसाइज ज्यादा हो गया, कोई भी ऐसा चीज जिसमें हार्ट ज्यादा तेजी से बीट करने लगी, जब हार्ट बहुत ज्यादा तेजी से बीट करेगा तो ब्लड का फ्लो भी बहुत तेज हो जाता है। अगर ब्लड का फ्लो बहुत तेज हुआ, जब यहां से ब्लड बहुत तेजी से क्या करेगा, जाएगा। ऑब्वियस बात है, अगर तुम यहां और यहां पे कंपेयर करोगे तो एरिया क्या है, कम है। एरिया कम है मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सीधा सा है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इन जनरल जहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट रहता है वहां पे प्रेशर थोड़ा कम ही होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि भाई ऐसी न्यूज मिल गई जिसमें हार्ट बहुत तेजी से पंप करने लगा, वेलोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहां पे प्रेशर क्या होता है, बहुत ड्रॉप हो जाता है। अब अगर अंदर का प्रेशर बहुत ड्रॉप हो गया और बाहर का बॉडी का प्रेशर जो भी है, जैसा भी जो भी मेंटेन हो उतना ही है, तो अंदर का प्रेशर ड्रॉप होने से ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये जो आर्टरी वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर ये आर्टरी इतना कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया कि एक सेकंड के लिए भी ब्लड का फ्लो रुका, ब्रेन को ब्लड मिलने से, राइट, अगर ब्लड नहीं मिला तो निपट गया। बाकी की कहानी तुम जानती हो। सही है गलत है, यही एक्सप्लेनेशन, राइट। तो कुछ भी पढ़ लो, बायो पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, पर भैया आना तो पड़ेगा फिजिक्स में ही। बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो कहां है, फिजिक्स में, राइट। तो रीजन ऑफ हार्ट अटैक तुम आराम से बायो में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, बार्नौलीज। क्लियर है ना। तो वेलोसिटी बढ़ती तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट ही पूरा इसका क्या है, मेन वो है। क्लियर है। लिखते जाओ, दो तीन लाइन अपने हिसाब से लिख भी लेना, वो नहीं है। सिखा रहे सर आगे। आज हम सीखेंगे सांस लेना, रेस्पिरेशन। फिर ऐसे थोड़ी देर तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनहेल लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। एक्सहेल, सांस लेना सीख रहे हैं। पत्ती का कलर आके तुमको सिखाना पड़ रहा है। मैथ्स वालों से पूछ लो, पता है हरी कलर की पत्ती तुमको होता। आज हम सीखेंगे पत्ती के कलर के बारे में। पत्तियां हरी होती हैं, लिखो, इंपॉर्टेंट है। मैंने वही की चीज बायो में सीखा है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। क्या करूं मैं इस बात का, लेकिन सही वही है ना, कि ऐसा तो नहीं बदल गया आज तो। सिलेबस बदला सर, कोई और बन गया,
पावर में कोई और आ गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया गया है, वो सब हाउस रह गया, पावर गया। राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेल, टिश्यू, खत्म। फिर क्या, फिर टिश्यू से बन गए सब। डीएनए, हाँ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। बस सर बस प्लीज पढ़ रहे हैं सिटी से ना और प्लांट डाइवर्सिटी से ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम में दे सकता हूँ। बताया कि नहीं बताया मैंने तुम लोगों को? पता है तुम लोग क्या बेकार की चीजें पढ़ते हो? प्लांट डाइवर्सिटी, ये इतने कितने टाइप के रहते हैं ना, अलग अलग टाइप के, राइट? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ऐसे करके कुछ तुमने पढ़ा हुआ है ना, जबरदस्ती का, ये अमीबा, ये पैरामीशियम, ये इतना ही ऐसे। देखो प्लांट डाइवर्सिटी को सीधा सीधा मैं दूंगा नया सिस्टम, और इसी तरह से 2 सिस्टम में करना है, खाने वाले और नहीं खाने वाले, राइट? पहला है जिसको खाया जा सकता है, दूसरा जिसको नहीं खाया। जिसको नहीं खाया जा सकता वो सिलेबस से बाहर, क्या करोगे पढ़ के? जिसको खाया जा सकता है वो। अब जिसको खाया जा सकता है उसमें भी मैं 2 कैटेगरी और बना दे रहा कुछ लोग के लिए, जिसको वेंसडे, उसमें वेंसडे थर्सडे, जिसको थर्सडे नहीं खाया जा सकता और जिसको थर्सडे भी खाया जा सकता है। ऐसे होते हैं अलग अलग टाइप के, ट्यूसडे थर्सडे वाले हैं ऐसे। फिर उनमें भी जिनको कच्चा खाया जा सकता है, जिनको पका के खाना है। बता दो कितना नॉर्मल, कितना सही तरीका नहीं हो जाएगा याद में रखने का। और भाई ये नॉर्मल इंसानों के काम भी आएगा भाई, बिना बायो वाले भी इंसान काम कर सकता है कि हाँ ठीक है पढ़ लेते क्या खाने वाले क्या नहीं खाने वाले है ना। उसमें फिर एक और आ जाएगा अजीबोगरीब कैटेगरी, नहीं खाने वाले लेकिन फिर भी इंसान खा रहा है उसको तीसरे कैटेगरी में रख दिया जाएगा। काम की चीज है, भगवान जाने क्या तुम पढ़ रहे हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, डेटा, कोडेटा। अरे नहीं ऐसे कैसे चेंज हो, मैं दूंगा तो मेरे हिसाब से रहेगा ना। काम की चीज है, देखो पता नहीं क्या हालतों फालतू पढ़ लो। चलो हार्ट अटैक हो गया। राइट? तीसरा देखते हैं घर का छत क्यों उड़ जा रहा है। है? तो घर का छत उड़ रहा है बिकॉज, अरे हाँ बार्नौलीज थ्योरम की वजह से है। देखो अगर मान लो इस तरह का घर बनाया हुआ है, इससे अच्छा नहीं, और मान लो जैसे ऊपर में क्या है शेड्स वगैरह लगे हुए, शेड लगा देते हैं टीन शेड वगैरह, और अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लगाया गया है तो मान लो जब भी आंधी तूफान चलते हैं तो उससे होता ही है कि बहुत ज्यादा जो क्या बोलते हैं एयर वगैरह बहुत तेजी से फ्लो होना शुरू होते हैं। जब एयर बहुत तेजी से फ्लो होना शुरू होते हैं तो वेलोसिटी बाहर क्या होता है बहुत ज्यादा। अगर वेलोसिटी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बाहर में प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। पर अंदर में प्रेशर अभी भी क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसको डायनेमिक लिफ्ट बोला जाता है। राइट? जिसे बोला जाता है डायनेमिक लिफ्ट। राइट? इसमें एक फोर्स लगता है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। अब अगर वो प्रेशर सफिशिएंट हुआ, वो फोर्स सफिशिएंट हुआ, क्योंकि देखो प्रेशर का डिफरेंस थोड़ा सा भी रहेगा लेकिन जो छत होते हैं उनका एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा भी प्रेशर का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय लार्ज एरिया, ये बहुत ज्यादा फोर्स होता है। अगर ये फोर्स सफिशिएंट हुआ तो घर के छत को क्या कर लेगा, उड़ा ले जाएगा। तो घर का छत उड़ जाता है बिकॉज ऑफ बार्नौलीज थ्योरम। ऑब्वियसली पुअर कंस्ट्रक्शन है तो भी। इसके बाद हम क्या बोलते हैं ये भी कि भैया ट्रेन के, चलती हुई ट्रेन के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए। सुना नहीं सुना? अगर ट्रेन चल रही है तो उसके बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए। राइट? उसका भी रीजन है, प्राइमरी रीजन तो ये खुद हुकूक देगा तुम पे। क्या ही कर लोगे। चलते चलते एक थप्पड़ ही लगा दिया तुमको। प्राइमरी रीजन वो है। पर फिजिक्स बोल रहा है कि भैया बार्नौलीज थ्योरम की वजह से भी। अब क्या बोलना चाह रहा है वो समझो। लेट्स से ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है यहां पे, और इधर पे ट्रेन इस तरह से जा रही है। जब ट्रेन क्या करता है, मूव करता है, और अगर बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होते हैं, राइट, कुछ ट्रैप्ड हैं, कुछ अगल बगल में, उनके साथ उनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब समझो अगर ट्रेन बहुत तेजी से क्या करता है, निकल रहा है, तो उसके साथ साथ यहां पे जो
उसके कांटेक्ट में एयर है वो भी बहुत तेजी से क्या होता है, फ्लो होता है। जब वेलोसिटी बहुत तेजी से ज्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत बढ़ता है, तो उधर पर प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप, जबकि पीछे में प्रेशर अभी भी उतना ही लग रहा है। नॉर्मली आगे से और पीछे से प्रेशर बराबर लगते हैं तो हम पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, लेकिन अगर सामने से प्रेशर ड्रॉप हो जाए, पीछे से प्रेशर लगे, तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, राइट, टुवर्ड्स द ट्रेन। तो बोल रहे हैं ट्रेन खींच ले जाएगा, अबे खींच नहीं रहा, पीछे से पुश कर रहा है टुवर्ड्स द ट्रेन, राइट। तो उसमें चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के कि अगर ट्रेन बहुत तेजी से निकला और तुम बहुत क्लोज हो और यहां पे ऑलमोस्ट प्रेशर ड्रॉप होता है, राइट, एक वैक्यूम जैसा क्रिएट होने लगता है, तो तुम क्या कर सकते हो, खिंच सकते हो किसके तरफ, ट्रेन की तरफ, और वो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। तो ट्रेन के बगल में, चलती हुई ट्रेन के बिल्कुल पास में, करीब में नहीं खड़ा होना चाहिए बिकॉज ऑफ बार्नोलिस। और मेन रीजन तो तुमको पता ही नहीं यार है। चौथे को मैंने कुछ लिखाया नहीं, पर प्रॉपर 2-3 लाइन इसमें भी क्या करना है, लिख लेना है ना, लिख लो। क्या कर रहा, भरोसा नहीं तुम्हारा कुछ भी। चलो, राइट। हवाई जहाज का उड़ना भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बार्नोलिस थ्योरम। एक चीज बता दे रहा, अगर मान लो कभी इन जनरल किसी से बातचीत चले, ऐसा कभी पूछा जाए कि भाई जो हवाई जहाज है मेन वो क्यों उड़ पा रहा है, तो वहां पे 2 एक्सप्लेनेशन होते हैं, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, राइट। बार्नोलिस थ्योरम एज वेल एज एनएलएम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों की हेल्प से क्या कर सकता है, कोई भी जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर सकता है। उसको हवा में उठाने का जो काम करता है वो करता है बार्नोलिस थ्योरम, और मेंटेन करने का काम करता है कौन, राइट, या आगे बढ़ाने का काम करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो दोनों से, सिर्फ अकेले से नहीं काम होगा, दोनों प्रिंसिपल को मिला के क्या होता है, वर्क होता है। क्लियर है ये। तो यहां में हम क्या कर रहे देख रहे हैं कि भाई वर्किंग ऑफ एरोप्लेन या फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन जो है वो भी क्या है, इसी से। तो एरोप्लेन का जो वर्क है वो भी ऐसा ही है। कैसे समझते हैं, मान लो हम बात कर रहे हैं क्या, उसके विंग की। तो एरोप्लेन में जनरली उसके विंग्स बहुत बड़े बड़े इस तरह से लगाए जाते हैं। अब उसके विंग को जानबूझ के ऐसे बनाया जाता है, इस तरह से, मान लो जैसे फोल्ड कर दिया, ऐसे बनाया गया है कि जो ऊपर वाले का लेंथ होगा वो ज्यादा होगा और नीचे वाले का जो लेंथ होगा कम होगा। ऐसे कर्व करके बनाया जाता है थोड़ा सा, कि जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक क्या करूं देखूं, तो इसका जो एरिया होगा या फिर जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और नीचे वाले पार्ट का क्या होगा, कम होगा, राइट। ये एक्चुअल विंग ऐसे है, बीच में एरोप्लेन रहेगा, राइट, बीच में ऐसे एरोप्लेन रहेगा और उसके दूसरे साइड दूसरा विंग रहेगा। मैं बात कर रहा हूं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की, राइट। ऐसे अगर हम चेक करें तो इस तरह से बनाया जाता है कि इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, उसका लेंथ ज्यादा है और नीचे वाले पार्ट का लेंथ क्या है, कम है, राइट, ऐसे। अब उससे होता क्या है वो समझते हैं। तो मान लो हमने क्या किया है, एक इस तरह का ऐसे विंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लिया। अब ये विंग क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये आगे जाएगा, जब रनवे में क्या करता है, ये आगे जाता है, तो इसके इसमें जो क्या बोलते हैं विंड होता है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा, राइट। जो विंड होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्लियर है भाई। विंग, एरोप्लेन का विंग अगर आगे जाएगा तो विंड जो है, हवा जो है किधर पाएगा, पीछे पाएगा। अब समझो, जब विंड इधर से आता है तो ऊपर में जो लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है उतने ही टाइम में, क्योंकि विंग यहां से यहां तक निकलेगा तो इतना सारा पार्ट आगे निकला है, जबकि नीचे में कम पार्ट आगे निकला है। मतलब ऊपर के लिए जो विंड की वेलोसिटी होगी वो कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा, और नीचे में विंड की वेलोसिटी कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी। यार ज्यादा लेंथ उतने ही समय में आगे निकले तो वेलोसिटी ज्यादा, कम लेंथ आगे निकले तो वेलोसिटी कम। तो जितना तेजी से ये निकलेगा बिल्कुल उसी के अपोजिट डायरेक्शन में विंड होगा। ऊपर में लेंथ ज्यादा होने की वजह से ऊपर का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा, और नीचे की वेलोसिटी क्या होती है, कम। तो जो भी वहां पे पंख लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, विंड लगा होता है बड़ा सा, तो ऊपर में दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो ऊपर में कंपैरेटिवली वेलोसिटी क्या होता है, ज्यादा, और नीचे में वेलोसिटी कम, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे में एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। नीचे में जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और ऊपर में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। लेट से मैंने इसको बोल दिया क्या, P1, और मैंने इसे बोल दिया क्या, P2। तो प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे जैसे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, इसको क्या करता है, ये ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से धीरे 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 क्या होता है, जब इनफ स्पीड गेन करता है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इसको हवा में लाने तक का काम करता है कौन, बार्नौलीज थ्योरम। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई जो डायनेमिक लिफ्ट है, डायनेमिक लिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि क्या है, फोर्स है, वो हो जाएगा प्रेशर का डिफरेंस, मतलब P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अगर प्रेशर का थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ,
लेकिन क्रॉस सेक्शन सॉरी एरिया अगर बहुत ज्यादा हुआ तो ये फोर्स अपने आप में क्या होता है, काफी सिग्निफिकेंट होता है, जो उसको क्या कर सकता है, हवा में उठा सकता है। क्लियर है ये? इसीलिए एरोप्लेन के जो विंग बनाए जाते हैं वो काफी बड़े बड़े बनाए जाते हैं। तो वहां पे भी हेल्प करता है कौन, राइट, पार्टनर्स। तो वर्किंग ऑफ एरोप्लेन भी तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना, इसको भी लिखो। मैच में बॉल स्पिन करता है, वो भी एक्सप्लेन होता है किससे, बार्नौलिस थ्योरम से। राइट, इसको हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट, राइट, मैग्नस इफेक्ट। जब भी किसी चीज को हम क्या करते हैं, स्पिन करा देते हैं, तो स्पिनिंग की वजह से जब वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा क्या होता है, डेविएट हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, मैग्नस इफेक्ट। राइट, जनरली क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्पिन करके फेंकते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आएगा ऐसे, पर उससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। वो डेविएट कैसे भी हो सकता है, वो हम क्या करें देखेंगे, डिपेंड करता है कि स्पिन कैसे करा है, ऐसे स्पिन करा रहे हैं, ऐसे स्पिन करा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल पाथ से अगर वो डेविएट हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, मैग्नस इफेक्ट। और ये भी एक्सप्लेन होता है ड्यू टू बार्नौलिस प्रिंसिपल। राइट, तो मैग्नस इफेक्ट में एक लाइन लिखनी है, deviation of flight from its original path, deviation of flight from its original path due to spinning is called Magnus effect, is called मैग्नस इफेक्ट। राइट, तो स्पिनिंग की वजह से जब वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, मैग्नस इफेक्ट। अब थोड़ा सा इसको ध्यान समझना है, दो टाइप की स्पिनिंग हो सकते हैं, मैं ऐसे स्पिन करा के फेंक सकता हूं, मैं ऐसे भी स्पिन करा के फेंक सकता हूं। दोनों में जो पाथ होगा वो डेविएट होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से डेविएट होगा। लेट्स से पहला मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई मैंने इसको क्या किया है, ऐसे रोटेट कराया है, ऐसे रोटेट कराया, राइट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और इसको मैंने फेंका है किधर, आगे की तरफ, ऐसे रोटेट करके फेंक दिया है। अब मैंने इसको अगर v वेलोसिटी से क्या किया है, फेंका है, तो एक चीज समझना है, जो एयर है वो उसके लिए जो वेलोसिटी हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, पीछे। भाई जितने से मैं आगे जाऊंगा तो जो विंड है उतने से पीछे जाएगा। तो यहां पे मैंने वेलोसिटी बनाई है, ये जो वेलोसिटी बनाई है वो किसके लिए बनाया है, इसके लिए। भाई यहां जो वेलोसिटी मैंने v और v लिखा और डायरेक्शन लिखा वो किसके लिए, विंड के लिए। ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो इसमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, और इसमें इधर वेलोसिटी होगा क्या, ओमेगा आर। भाई घूमने की वजह से तो वेलोसिटी होगा। अब जो एयर है वो इसके कांटेक्ट में, ऑलरेडी एयर v वेलोसिटी से जा रहा था, और जब ये कांटेक्ट में उसी के साथ क्या करेगा, स्पिन करेगा, तो एयर को और घुमा देगा। तो नेट वेलोसिटी अपवर्ड में क्या हो जाएगा, v प्लस ओमेगा, जबकि नीचे में नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v माइनस ओमेगा। क्लियर है, राइट। एक तो वेलोसिटी विंड जा रहा था, ये अपने साथ साथ उसके कांटेक्ट में है, उसको भी क्या कर देगा, और घुमा देगा। तो ऊपर में वेलोसिटी बढ़ जाएगी और नीचे में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ऊपर में वेलोसिटी बढ़ा मतलब ऊपर में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और नीचे में प्रेशर ज्यादा। तो जब हमने इसको ऐसे थ्रो किया था तो हमें ऐसा लगा था कि ये इस तरह से गिरेगा, राइट, हमें ऐसा लगा था कि इस तरह से गिरेगा, लेकिन ये जल्दी नहीं गिरता, इसको थोड़ा सा क्या होता है, सपोर्ट मिल जाता है प्रेशर का, जिसकी वजह से ये एक्चुअली थोड़ा सा और आगे जाके क्या होता है, गिरता है। बात आई समझ में? तो ये हम बोलेंगे कि भाई ये इसका क्या था, एक्चुअल पाथ था, इसको ऐसे गिरना चाहिए था, और ये उसका क्या है, डेविएटेड पाथ है। ये उसका क्या है, डेविएटेड पाथ। ये डेविएट होकर क्या करता है, उसमें जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसको दूसरे तरीके से घुमा दूं, राइट, रोटेट ऐसे करा दूं, अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज कराया था, अब हम ऐसे रोटेट कर दे रहे, कैसे, क्लॉकवाइज, v वेलोसिटी से आगे थ्रो कर दिया। जब v वेलोसिटी से आगे हमने क्या किया, थ्रो किया है, तो ये जो एयर के लिए वेलोसिटी होगा उतना ही पीछे तरफ होगा। ये अगर ऐसे घूम रहा है तो इसके पास वेलोसिटी हो गई ओमेगा आर, और इसके पास वेलोसिटी पीछे की तरफ ओमेगा। अब ऊपर में अगर हम देखें तो नेट वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस ओमेगा आर, और नीचे में v प्लस ओमेगा आर। वेलोसिटी बढ़ने से नीचे में प्रेशर क्या हो गया है, ज्यादा, सॉरी, नीचे में प्रेशर कम और ऊपर में प्रेशर क्या हो गया है, ज्यादा, जिसकी वजह से इसको गिरना चाहिए था ऐसे, राइट,
ये इसका एक्चुअल पाथ होता है, ऐसा लगे जैसे ये इस तरह से गिरेगा, पर एक्चुअली क्या होता है, उससे पहले ही गिर जाता है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, एक्चुअल पाथ, और ये हो गया हमारा क्या, डेविएटेड पाथ। तो स्पिनिंग की वजह से वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या होता है, जब डेविएट होता है उसी को बोलते हैं क्या, मैग्नस इफेक्ट। क्लियर है ये? दो इफेक्ट और बचे हुए, दो, एक तो पिचकारी का वर्किंग कैसे होता है वो भी हमें क्या करना है, सीखना है, और एक बोलते हैं टॉरिसलीज लॉ, अपने आप में एक लॉ ही आ जाता है, एक वेंचुरीमीटर, उसको जो मैं नॉर्मल बता रहा हूं उसको वेंचुरीमीटर बोला जाता है, और दूसरा बोलते हैं क्या, टॉरिसलीज लॉ। टॉरिसलीज लॉ अपने आप में लॉ है, तो उसमें भी एक दो पॉइंट हमको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ये रहेगा हमारा बार्नौलीज प्रिंसिपल, और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर है ये? चलो, तो बाकी हम देखेंगे क्या कल वाली क्लास में। थैंक यू।